हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट तक कवर कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 12 देखेंगे इस एक्ट का। सेक्शन नंबर 11 हमें वॉइड मैरिजेस के बारे में बताता है कि हम कहेंगे कौन सी सॉरी कि कौन सी मैरिजेस ऐसी होती है जिसे हम वॉइड मानते हैं कि उनको मतलब वो शून्य है। ठीक है। एनी मैरिज solemnized आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। कोई भी अगर ऐसी मैरिज हुई है इस एक्ट कमेंसमेंट के बाद, उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसका कोई भी मान्यता नहीं दी जाएगी। एंड मे ऑन अ पेटिशन presented by either party thereto against the other party, और अगर एक पार्टी ने अगर कोई petition लगा दी है, be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses 1, 4th, 5th of section 5। और जो है अगर किसी पार्टी ने एक पेटिशन लगा दी है कि इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे, मतलब इनकी मैरिज जो है इस कंडीशंस को फुलफिल अगर नहीं कर रही है, मतलब वो कॉन्ट्रवीन कर रही है ऐसे कंडीशंस को जो सेक्शन नंबर 5 में दे रखे हैं, जो कि क्लॉज 1, 4 और 5th में दे रखा है। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले तो नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग। देखो, अगर कोई स्पाउस लिविंग है, बाइगैमी जिसे हम कहते हैं कि दूसरी शादी कर ली, ठीक है, आपका स्पाउस लिविंग था, उसके बाद आपने दूसरी शादी कर ली, तो यहाँ पर भी आपकी मैरिज नल एंड वॉइड हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वाली। देन फिर उसके बाद हमारे पास हमको क्लॉज 4 देखना। तो क्लॉज 4 जहां पर पार्टीज जो हैं वो किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। हम लोग ने डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी। तो अगर ऐसे में शादी हुई है तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाती है। और अगर वो सपेंडाज वाला अगर चीज है तो वहां पर भी मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन सी मैरिजेस को हम लोग वॉइड मैरिजेस मानते हैं। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 12 पे। तो सेक्शन नंबर 12 हमें बता रहा है वॉइडेबल मैरिज के बारे में। ठीक है, कौन सी मैरिज वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल का मतलब होता है कि एक पार्टी के ऑप्शन पर होता है, वो चाहे तो मैरिज को आगे चला सकता है या वो चाहे तो उसको एंड कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये चीज कैसे हो रही है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझते हैं, इतना ज्यादा डीप में इसको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो क्या है, एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल। उसको वॉइडेबल माना जाएगा एंड मे बी अनल्ड बाय डिक्री। अनल्ड का मतलब है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई डिक्री ला करके कोर्ट डिक्री ले आएगी ऑफ नलिटी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। नेमली कौन से ग्राउंड्स पर हम कह सकते हैं कि वॉइडेबल मैरिज है, जहां पर द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस। अगर इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंसी ग्राउंड हो सकता है। अगर जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो इम्पोर्टेंट है तो वो भी एक वॉइडेबल मैरिज हो सकती है। मतलब फिर चाहे तो वो ऑप्शन पे है पेटिशनर की, वो मैरिज चलाना चाहता है तो चलाए, ना चलाना चाहता है ना चलाए। तो इम्पोर्टेंसी इज अ ग्राउंड ऑफ annulling the marriage, or it is a ground of voidable marriage. Then second thing is the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5. clause 2 of section 5 का मतलब है कि यहाँ पर अनसाउंड माइंड के बारे में बात हो रही है, if I'm not wrong. सेक्शन 5 सबसेक्शन क्लॉज 2, हाँ, एट द टाइम ऑफ द मैरिज इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग। हाँ ठीक है, तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से अगर कोई व्यक्ति है, मतलब मान लो कि ल्यूनेटिक है, कुछ भी है, वो पागल है, तो ऐसे में ऑप्शन पे हो जाता है कि अगर कोई मैरिज कंटिन्यू करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है ना करे। यहाँ पर फिर उसके बाद है कोई फ्रॉड या फोर्स से जो है मैरिज को कंटिन्यू करवाया जा रहा है। तो अगर फ्रॉड या फोर्स से कंसेंट ली गई है गार्जियन की, तो वो भी जो है एक ग्राउंड रहता है कि आप चाहो तो अनल करवा सकते हो मैरिज को डिग्री के थ्रू। ठीक, फिर उसके बाद दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पेटिशनर। किसी दूसरे व्यक्ति से, वो महिला, वो ऑब्वियसली ये वाइफ के लिए बोला गया, किसी दूसरे व्यक्ति से वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी पेटिशनर के अलावा। ठीक है, रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज के वक्त वो किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी देन द पेटिशनर। ठीक है, तो ये भी एक उस वक्त, तो यहाँ पे आगे कंडीशन एक दी हुई है, आगे हम लोग भी बात करेंगे कंडीशन कौन सी दे रखी है। ठीक है, फिर और सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा है भूल जाइए आप। कह रहा है कि नो पेटिशन फॉर अनलिंग अ मैरिज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1, क्लॉज सी के बारे में बात कर रहा है, शैल बी एंटरटेन। अगर आप कह रहे हो कि फ्रॉड या फोर्स से कंसेंट लिया गया है गार्जियन का, तो हम इस पर्टिकुलर ग्राउंड को तब तक एंटरटेन नहीं करेंगे, या तब तक हम एक ग्राउंड ऑफ अनलिंग मैरिज नहीं मानेंगे, या ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? तब तक द पेटिशन इज प्रेजेंटेड
मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स। ये जो फ्रॉड एंड फोर्स वाला सिस्टम है, अगर आप कह रहे हो कि फ्रॉड और फोर्स से हुई है हमारी शादी, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है ये डिक्री लगानी है, मैं सॉरी डिक्री में कह रही हूँ, ये पेटिशन आपको लगानी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर, आपकी शादी के 1 साल के अंदर अंदर ये पेटिशन आपको लगानी पड़ेगी। एज द केस में भी जब से फ्रॉड डिस्कवर हुआ, ये टाइम काउंट कब से होगा, जब से फ्रॉड डिस्कवर हुआ, जब से आपको पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। जैसे मान लो, अब ये फ्रॉड किस तरीके से हो सकता है, जैसे बताया कि बेटा हमारा आईएएस है और जो है वो किसी ग्रेड बी नौकरी में या ग्रेड सी नौकरी में है, ठीक है, मान लो वहां का चपरासी है। तो इस तरीके से अगर ये फ्रॉड हुआ है, तो जब फ्रॉड जिस दिन डिस्कवर हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पेटिशन लगानी पड़ेगी। इस तरीके का फ्रॉड या फोर्स जो है गार्जियन की कंसेंट लेकर के किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद द पेटिशनर हैज विद हिज और हर full consent lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force had ceased to operate। और अगर भाई आपने मान लिया है कि हाँ ठीक है कि ठीक है फोर्स से शादी हुई, हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद फुल कंसेंट से दोनों आपस में साथ में रहने लगे, तो यहाँ पर जब फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद, जैसे मान लो, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि पता चला कि हस्बैंड उस नौकरी में नहीं है, कुछ भी है, उससे कम ग्रेड की नौकरी में है, तो ये तो भाई फ्रॉड हुआ था उनके साथ, सही बात नहीं बताई गई। लेकिन यहाँ पर जो महिला है, जो वाइफ है, वो रहने लगी उसके साथ मतलब आराम से, उसको मतलब जो जैसा था वो उसने वैसे एक्सेप्ट कर लिया। जब से फ्रॉड उसको पता चला कि ये हुआ है, तब से उसने वैसे एक्सेप्ट कर लिया, वो रहने लगी। तो यहाँ पर भी अगर फुल कंसेंट से दोनों पार्टीज आपस में साथ में रहने लगे, हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहने लगे हैं, तो अब आप जो है पेटिशन फाइल नहीं कर सकते। इतनी सी बात जो है यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहला क्या है कि अगर फ्रॉड और फोर्स है, तो जब से फ्रॉड डिस्कवर हुआ है, आपको 1 साल के अंदर अंदर पेटिशन लगानी पड़ेगी। और अगर आप फुल कंसेंट से दोनों लोग साथ में रहने लगे हो, जब से फ्रॉड डिस्कवर हुआ, तो भी आप जो है पेटिशन नहीं लगा सकते। ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर आ जाओ क्लॉज बी में। क्लॉज बी में कह रहा है ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1। क्लॉज डी में जो बातें हमें बताई गई हैं, यहाँ पर जब वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और मेन से, तो शैल बी एंटरटेन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑन द ग्राउंड, एक सेकेंड, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। अच्छा ये वाला तो ये हो गया, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ इन डी, अब देखो यहाँ पर क्या है, दैट द पिटिशनर, कब ये एंटरटेन किया जाएगा, कब ये पर्टिकुलर चीज की वाइफ प्रेग्नेंट थी किसी और पर्सन से, ये कब जो है एंटरटेन किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि वो जो है वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट है, तब तो जो है ठीक है मान लिया जाएगा, आपको जो है पेटिशन लगाने दिया जाएगा। दूसरी बात, सब क्लॉज बी कह रहा है द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर। यहाँ पर भी 1 साल का टाइम दिया हुआ है, जब से आपको पता चला, 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको पेटिशन वहां पर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक। देन सब क्लॉज 3 सेज द मैरिटल इंटरकोर्स with the consent of the petitioner has not been taken place since the discovery। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब से आपको पता चला कि आपकी वाइफ किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट है, उस दिन से लेकर के आपने उस अपनी वाइफ के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए। तो ये जो है पर्टिकुलर चीजें, ये कोर्ट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक आप इस ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं ले सकते हो। सीधी सी बात अगर कहें, तब तक आप इस ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं ले सकते हो। क्या 3 चीजें पढ़ी हमने? 3 चीजें, सबसे पहली चीज कि वो पहली बात तो उसको पता ही नहीं था, सब क्लॉज 1 में कहा गया उसको पता ही नहीं था शादी के टाइम पे। दूसरी बात, 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है जो भी कराना है 1 साल के अंदर अंदर कराना पड़ेगा, टाइम लिमिट जो है 1 साल की दे रखी। तीसरी बात, जब से आपको पता चला कि वो किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट है, जिस दिन से आपको ये बात पता चली, तब से आपका जो है उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रहा है सेक्शन नंबर 12 में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में क्या बातें समझाई गई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।